हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम अपना पार्ट 9 व्यापार उसे कंटिन्यूटी में देखेंगे। जैसे कि इसके पहले हमने अध्ययन किया था कि व्यापार का अर्थ क्या होता है और किस तरह से दृश्य व्यापार और अदृश्य व्यापार किया जाता है। उसके बाद हमने व्यापार के प्रकार के बारे में अध्ययन किया था कि व्यापार का जो प्रकार है वो दो भागों में विभाजित है। पहला है वस्तु की मात्रा के अनुसार और दूसरा है प्रदेश के विस्तार के अनुसार। वस्तु की मात्रा के अनुसार हमने उसमें देखा था थोक व्यापार और चिल्लर व्यापार, और प्रदेश के अर्थात क्षेत्र के अनुसार अब हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि किस तरह से व्यापार के प्रकार में प्रदेश या क्षेत्र के अनुसार किस तरह से उसमें विभाजित किया गया है। तो प्रदेश और क्षेत्र के अनुसार व्यापार को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है राष्ट्रीय अर्थात स्थानीय व्यापार और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय। अब उसमें से ये पहला हमारा है जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय या देशांतर्गत व्यापार, अर्थात देश के अंतर्गत देश के अंदर होने वाला व्यापार, उसे कहा जाता है देशांतर्गत व्यापार या स्थानीय व्यापार के नाम से जाना जाता है। अब हम देशांतर्गत व्यापार किसे कहते हैं? जब क्या होता है, एक ही देश के विभिन्न प्रदेशों के बीच यह व्यापार होता है। जैसे भारत एक देश है और भारत में अब पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर या तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन सब अलग अलग राज्यों में जब व्यापार हो रहा है तो उसे कहा जाता है देशांतर्गत व्यापार, क्योंकि यह क्या हो रहा है, देश के अंतर्गत व्यापार हो रहा है। देश का क्षेत्रफल, अब ये जो देशांतर्गत व्यापार है ये किस पर निर्भर करता है? ये क्या करता है, देश का क्षेत्रफल कितना है, वहां पर कौन कौन से संसाधन उपलब्ध हैं, अर्थात संसाधनों की उपलब्धता, विविधता और वितरण, अर्थात उसे किस तरह से बांटना है, इसका परिणाम आंतरिक व्यापार अर्थात देशांतर्गत व्यापार पर पड़ता है। तो ये बात ध्यान में रखना है कि क्षेत्रफल, संसाधन की उपलब्धता, विविधता और उसे किस तरह से वितरण करना है, इन सब पर व्यापार का परिणाम पड़ता है। दूसरी चीज है कि जनसंख्या का प्रमाण, अर्थात जनसंख्या कितनी है, यातायात तथा संचार के साधनों की सुविधा, लोगों का रहन सहन, विपणन अर्थात मार्केटिंग व्यवस्था किस तरह से है, किस तरह से उस सामान को बांटा जा रहा है, इसका भी परिणाम देशांतर्गत व्यापार पर होता है कि अर्थात देश के अंतर्गत जो व्यापार हो रहा है उसमें इसका भी प्रभाव पड़ता है। भारत में भौगोलिक घटकों की विविधता और अत्यधिक जनसंख्या के कारण बड़ी मात्रा में अंतर्गत व्यापार होता है, क्योंकि हमारे भारत की जनसंख्या जो है वह अधिक है, जिसके कारण यहाँ पर बड़ी मात्रा में देश के अंतर्गत ही व्यापार सुचारू रूप से चलाया जाता है। अंतर्गत व्यापार का विकास देश के विकास पर निर्भर होता है। ध्यान में रखना है कि अंतर्गत व्यापार का विकास तभी होगा जब देश का विकास होगा। आर्थिक विकास अधिक होगा तो व्यापार भी अधिक होगा, हमेशा ध्यान में रखना है। जब देश की आर्थिक इनकम अधिक होगी, आर्थिक विकास अधिक होगा, तब जाके देश के अंतर्गत जो व्यापार होगा व्यापार भी अधिक होगा। आर्थिक विकास और अंतर्गत व्यापार में धनात्मक संबंध होता है, हमेशा धन का संबंध होता है, क्योंकि जब देश के अंतर्गत उत्पादन अधिक होगा तो वह व्यापार भी अधिक होगा, व्यापार अधिक होगा तो आर्थिक स्वरूप से विकास भी अधिक होगा। इसलिए कहा गया है कि इनके बीच में धनात्मक संबंध होता है। अब हम अगला देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है हमारा, जब अब इसके नाम से ही हमको क्लियर है, अंतर्राष्ट्रीय जो राष्ट्र के बाहर अर्थात देश के बाहर जो व्यापार किया जा रहा है उसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अर्थात जब एक देश से दूसरे देश के बीच होने वाले वस्तु और सेवाओं का विनिमय अर्थात आदान प्रदान होता है तो उसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। कुछ देशों में विशिष्ट वस्तुओं का अतिरिक्त उत्पादन होता है और वह उत्पादन मांग करने वाले देशों में भेजा जाता है।
इससे ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रारंभ होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है, क्योंकि एक देश होता है जो उत्पादन किसी निश्चित वस्तु का उत्पादन वह अधिक करता है, और जब वो उत्पादन अधिक करता है तो अपने देश की को पूर्ति करने के बाद वह क्या करता है, दूसरे देशों को उस वस्तु को देता है, भेजता है, और इसी से जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। क्योंकि पहले जो है हमारे देश को उस वस्तु की पूर्ति होनी चाहिए, उसके बाद दूसरे देशों में उसे भेजा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब दो देशों के बीच होता है तो द्विपक्षीय व्यापार कहते हैं, जिसे कहा जाता है बायलैटरल ट्रेड, राइट। बायलैटरल ट्रेड किसे कहते हैं, द्विपक्षीय। जब क्या हो रहा है, व्यापार जब दो देशों के बीच हो रहा है, जब दो देश अलग अलग देश जो हैं व्यापार कर रहे हैं तो वह द्विपक्षीय व्यापार होता है। और जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो से अधिक देशों के बीच होता है तो उस प्रकार का व्यापार बहुपक्षीय, जिसे हम कहते हैं मल्टीलैटरल ट्रेड। तो इस तरह से व्यापार जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उसे भी दो भागों में बांटा गया है, द्विपक्षीय व्यापार और बहुपक्षीय व्यापार। द्विपक्षीय जब जब दो देश जो हैं एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहे हैं, और बहुपक्षीय क्या है, जब दो से अधिक आ गए तो वो हो गया बहुपक्षीय व्यापार। कुछ देश अपनी आवश्यकताओं से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जैसे सऊदी अरब, एग्जाम्पल के लिए सऊदी अरब, कुवैत आदि देशों में होने वाले खनिज तेल का उत्पादन। इसी प्रकार कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वह गेहूं का उत्पादन करता है। इन उत्पादनों की मांग वालों देशों में आपूर्ति की जाती है। अब जहाँ पे उनका जिस चीज का उत्पादन अधिक होता है, दूसरी जगह पे जिन देशों में उसकी मांग होती है, उस वस्तु को वहां पर भेजा जाता है। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। अब हम देखेंगे कि व्यापार के दौरान ये जो दो प्रक्रिया है, आयात और निर्यात। आयात करना अर्थात मंगवाना, निर्यात करना अर्थात भेजना, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। देखेंगे अब आयात तथा निर्यात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मूलभूत प्रक्रिया है। ये जो आयात और निर्यात है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ही जो है एक देश दूसरे देश को वस्तु भेजता है, वस्तु विनिमय करता है। तो यह जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है। जब कोई एक देश किसी दूसरे देश से वस्तुएं या सेवाएं, जैसे अभी हमारा भारत देश जो है कई सारी सेवाओं की, कई सारी दवाओं की उसने पूर्ति की, तो ये सेवाएं हो गई। सेवाएं खरीद कर अपने देश में लाता है, तब उस प्रक्रिया को आयात कहते हैं, इंपोर्ट कहते हैं। जब क्या करता है, जैसे अगर मेरे पास चावल नहीं है और मैं दूसरे देश से चावल मंगा रही हूँ, तो ये जो है आयात हो गया। किंतु मेरे पास मसालों का उत्पादन अधिक है और मैं दूसरे देशों में मसाले भेज रही हूँ, तो ये जो भेजने की प्रक्रिया हो गई, इसे हम निर्यात कहेंगे। इसी प्रकार जब कोई देश अपने पास होने वाले अधिक उत्पादन को क्या करता है, आवश्यकता वाले देश को बेचता है, मतलब वहां पे भेजता है, तब उस प्रक्रिया को निर्यात या एक्सपोर्ट कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वह आयात और निर्यात पर निर्भर होती है। अब हम आगे देखेंगे कि व्यापार का संतुलन किस तरह से बनाए रखना है, या व्यापार का संतुलन किस प्रकार से होता है। तो किसी देश के विशिष्ट कालावधि में आयात और निर्यात, मतलब कितना आयात किया और कितना निर्यात किया, अर्थात कितना मंगाया और कितना दूसरे देशों को भेजा, के कुल मूल्य में होने वाले अंतर को ही व्यापार संतुलन कहा जाता है। तो ध्यान में रखना है, व्यापार संतुलन की परिभाषा क्या है कि किसी देश का जो है एक कालावधि में, जैसे 1 साल के अंदर उसने कितना जो है दूसरे देश से कितनी वस्तुओं को मंगाया और कितना जो है उसने दूसरे देशों में भेजा, तो इसी का जो अंतर होता है उसी को कहा जाता है व्यापार संतुलन। और यह व्यापार संतुलन जो है ये निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित
किया गया है। उसका पहला प्रकार है प्रतिकूल व्यापार संतुलन। अब ये जो है आप देख रहे हो ये चित्र प्रतिकूल व्यापार संतुलन का है, जहाँ पे आपको दिख रहा है कि आयात जो है वह कम है, बराबर। इट मीन्स दूसरे देशों से वस्तुएं जो है वो कम मंगाई गई हैं, किंतु निर्यात अर्थात भेजने की प्रक्रिया वह जो है अधिक है। तो अगर इस तरह से हुआ, आयात अगर कम हुआ और निर्यात अधिक हुआ, तो उसे कहा जाता है प्रतिकूल व्यापार संतुलन। जब आयात मूल्य निर्यात मूल्य की अपेक्षा अधिक होता है, ध्यान में रखना, आयात मूल्य निर्यात मूल्य की अपेक्षा अधिक होता है, तब होता है प्रतिकूल व्यापार संतुलन। तो उसे कहते हैं प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहा जाता है। दूसरा आपको ध्यान में रखना है, दूसरा प्रकार है कि यहाँ पर दूसरा प्रकार क्या दिया गया है, अनुकूल। पहला है प्रतिकूल, दूसरा है अनुकूल व्यापार संतुलन। अब यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से ही देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, आयात अधिक हो रहा है अर्थात मंगाने की प्रक्रिया अधिक हो रही है, किंतु निर्यात कम है अर्थात दूसरे देशों में वस्तुओं को भेजने की प्रक्रिया कम हो रही है। तो उसे को कहते हैं अनुकूल व्यापार संतुलन। जब निर्यात मूल्य आयात मूल्य की अपेक्षा अधिक होता है, तब अनुकूल व्यापार संतुलन होता है। तीसरा प्रकार है व्यापार संतुलन का संतुलित। अब यहाँ पे हम संतुलित देख रहे हैं, अर्थात आयात और निर्यात दोनों इक्वल है, दोनों बराबर हैं। जब दोनों बराबर हैं आयात और निर्यात, तो उसी को कहा जाता है संतुलित व्यापार। तो आपको क्लियर होगा कि जो है व्यापार संतुलन 3 भागों में यहाँ पर विभाजित किया गया है, प्रतिकूल व्यापार संतुलन, अनुकूल व्यापार संतुलन और अगला हमारा है संतुलित व्यापार संतुलन। तो इस तरह से व्यापार संतुलन को 3 प्रमुखतः भागों में विभाजित किया गया है। अब हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ संगठन की रचना की गई है, ताकि व्यापार में किसी भी प्रकार की समस्या न आए। तो अब हम देखेंगे कि किन किन संगठनों की संरचना की गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रक्रिया स्थानीय स्वरूप के व्यापार की अपेक्षा कठिन होती है। ध्यान में रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रक्रिया जो है स्थानीय स्वरूप के व्यापार की अपेक्षा कठिन होती है, अर्थात दूसरे देशों के साथ व्यापार करना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है, क्योंकि यह व्यापार 2 अथवा 2 से अधिक देशों के बीच हो रहा है। 2 से अधिक देशों के बीच हो रहा है, क्योंकि जो स्थानीय है, स्थानीय व्यापार करना आसान है, किंतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना बहुत ही कठिन है। तो इस व्यापार पर देशों की अर्थव्यवस्था, सरकारी नीतियां, बाजार केंद्र, कानून, न्याय व्यवस्था, मुद्रा, भाषा आदि घटकों का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि आप दूसरे देश के साथ व्यापार कर रहे हो, तो वहां की, उस देश की क्या बाजार केंद्र है, वहां पर उसकी सरकार की नीतियां क्या है, कानून क्या है, न्याय व्यवस्था क्या है, वहां की मुद्रा क्या है, वहां की भाषा क्या है, इन सभी घटकों को जो है व्यापार प्रभावित करता है। तो देशों के बीच आपसी राजनीतिक संबंधों का भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव पड़ता है। जैसे अब जो है भारत जो है चीन के अगेंस्ट है, राइट। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब चीनी वस्तुओं का भारत में बैन हो गया, तो ये क्या हो रहा है, आपसी जो उनके संबंध हैं उसे भी प्रभावित करते हैं। कभी कभी व्यापार जो है वो प्रक्रिया में रुकावटों के कारण आपसी देशों के बीच परस्पर संबंध व समझौते पर भी विपरीत परिणाम पड़ता है। ये टालने के लिए अब इन सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए क्या किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं व्यापार संगठन की आवश्यकता उत्पन्न हुई है और इसकी स्थापना की गई है। आर्थिक स्थिति अलग अलग होने के बाद भी व्यापार की प्रक्रिया जो है वह सरल हो, न्यायपूर्ण हो, अर्थात अच्छे तरीके से हो, और इसके लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की निर्मित की गई है।
यह व्यापारिक संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वृद्धि और सुलभता के लिए कार्य करते हैं। उनमें से कुछ आर्थिक संगठनों की यहाँ पर जानकारी दी गई है, जैसे कि हम कुछ आर्थिक संगठन के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से आर्थिक संगठन की रचना की गई है और किस उद्देश्य हेतु उसकी रचना की गई है। तो सबसे पहले है विश्व व्यापार संगठन, जिसका नाम आप बार बार अब सुन रहे होंगे, विश्व व्यापार संगठन WTO अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहा जाता है। WTO उसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब इस तरह का चिन्ह होता है, उसका चिन्ह जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारी चीजों पर आपने इस तरह का मार्क देखा होगा, तो इस तरह का मार्क जो है यह WTO पर होता है। इसमें सदस्य देश जो है 164 सदस्य देश है, अर्थात इतने देशों के लोग जो है इसमें सम्मिलित है। और इसका मुख्य देश जो है वह जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका उद्देश्य क्या है, इसकी स्थापना क्यों की गई WTO की? तो WTO की स्थापना जो है उसका प्रमुख उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उसके लिए चर्चा के लिए मंच उपलब्ध करना। क्योंकि अगर हमें चर्चा करना है तो उसके लिए हमें एक निश्चित क्षेत्र की आवश्यकता है, तो यह जो है मंच उपलब्ध कराता है। व्यापार से संबंधित जो भी मतभेद होते हैं, देश देश के बीच जो भी मतभेद होते हैं उसका वह निपटारा करता है। इसके अलावा राष्ट्र की व्यापार नीति, जो भी राष्ट्र की व्यापार नीति है उसकी वह देखरेख करता है। विकासशील अर्थात जो अभी प्रगति कर रहे हैं, तो विकासशील देशों के लिए तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है, उनको भी ट्रेनिंग देता है कि किस तरह से उन्हें विकसनशील डेवलप कंट्री बनना है। तो यह सब कार्य जो है ये WTO का होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का होता है। दूसरा संगठन है यूरोपियन संघ, जिसे कहा जाता है यूरोपियन यूनियन EU का फुल फॉर्म है यूरोपियन यूनियन। अब इसमें जो है 28 देश जो हैं, 28 देशों की सदस्यता इसमें है, जिसका प्रमुख स्थान जो है ब्रुसेल्स अर्थात बेल्जियम में है। और इसका उद्देश्य क्या है कि इस संगठन ने यूरोप में जो यूरोपीय देश है, तो यूरोप में विभिन्न देशों की एकत्रित बाजार प्रणाली विकसित की है। अर्थात यूरोपीय देश जो है ये यूरोपियन देश एक जगह पर अपना व्यापार कर सकते हैं। और इसका उद्देश्य यूरोप में वस्तुओं और सेवाओं और पूंजी का स्वतंत्र संचार करना, यह उसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा सभी देशों ने वस्तुओं का लेन देन करते समय सभी वस्तुओं का कर रद्द कर दिया है, अर्थात टैक्स इस पर नहीं लगता है। और सदस्य देशों के लिए यूरो मुद्रा निश्चित की गई है। ये जो यूरोपियन, क्योंकि इसमें यूरोपियन संघ है तो इनकी जो मुद्रा है, जैसे हमारे भारत की मुद्रा है रुपया, तो वैसे ही इसकी मुद्रा है यूरो मुद्रा जो है वह निश्चित की गई है। अगला संगठन है जिसका नाम है ओपेक इट मीन्स ओवर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं। जो खनिज तेल का उत्पादन जहां पर अधिक होता है, तो जब वो खनिज तेल को एक्सपोर्ट करते हैं उसे कहा जाता है ओपेक। इसका प्रमुख जो क्षेत्र है वह है वियना, ऑस्ट्रिया में है। इसके अलावा अब इसका उद्देश्य क्या है, खनिज तेल के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण रखना। इसके अतिरिक्त देशों के बीच अर्थात सदस्य देशों के बीच तेल उत्पादन तथा उसकी कीमत नियंत्रित करना, ये सब काम जो है ओपेक करता है। तेल निर्यात में सुसूत्रता लाना अर्थात एकत्रता लाना, तो यह सब प्रमुख कार्य है ओपेक का। अगला है सार्क अर्थात साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका यह जो है चिन्ह है, इसमें सदस्य संख्या 8 है।
जो कि प्रमुख इसका मुख्यालय जो है वो है काठमांडू में। सार्क का प्रमुख मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? दक्षिण एशिया के देशों की समान समस्याएं समझते हुए उसका समाधान और उपाय निकालना, सदस्य देशों के बीच सामाजिक कल्याण, जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए प्रादेशिक सहयोग बढ़ाना, इसके अतिरिक्त दक्षिण एशिया की अशांति को दूर करना, यह इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके बाद अगला है आसियान। एशियन अर्थात एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब ये जो है ये इसका चिन्ह है और इसमें 10 देश जो है, सदस्यता जो है 10 देशों की है, जिसका प्रमुख स्थान मुख्यालय जो है जकार्ता अर्थात इंडोनेशिया में है। और इसका उद्देश्य क्या है? दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में आर्थिक विकास करना, उसी प्रकार सामाजिक और सांस्कृतिक सौहार्द अर्थात प्रेम बढ़ाए रखना, प्रादेशिक शांति को प्रोत्साहित करना और इसके अलावा सदस्य देशों को व्यापार वृद्धि के लिए सहूलियत देना, यह जो है उसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके बाद है आपेक। अभी तक देखे थे ओपेक, अब है आपेक अर्थात एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसका यह जो है इस तरह का निशान वहां पे लगा होता है, जिसमें 21 सदस्य देश हैं और प्रमुख स्थान जो है उसका मुख्यालय सिंगापुर में है। इसके अलावा एशिया, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो एशिया प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है उसमें मुक्त व्यापार और आर्थिक सहयोग करना, सदस्य देशों के प्रादेशिक, जो ये 21 सदस्य देश हैं उनके लिए प्रादेशिक तथा तकनीकी विकास को प्रोत्साहन देना, ये अपेक का प्रमुख उद्देश्य है। अगला है ब्रिक्स। ब्रिक्स अर्थात ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये 5 सदस्य, ये जो 5 देशों के लोग हैं इसमें सदस्य हैं जिसने ब्रिक्स का निर्माण किया है और जिसका प्रमुख जो मुख्यालय है वह चीन में है, सांघाई। इसका उद्देश्य क्या है कि संगठन के देशों की अर्थव्यवस्था वृद्धि के लिए निधि उपलब्ध करना अर्थात पैसों की पूर्ति करना, आपस में आर्थिक सहयोग बढ़ाना और इसके अलावा आर्थिक सुरक्षा मजबूत करना, यह जो है प्रमुख उद्देश्य। तो इस तरह से हमने देखा कि संसार में कुछ आर्थिक संगठन बनाए गए हैं जो व्यापार को सुचारू रूप से चलाते हैं।